नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें दिखाते हैं और दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करते हैं। आज के एपिसोड में हम अमेरिका की हमले की धमकियों पर कड़े होते ईरान के तेवरों पर चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कि किस तरह अमेरिकी नीतियों के कारण चीन की ओर झुक रहे हैं अमेरिका के पूर्व सहयोगी। कार्यक्रम में हम आपको यह भी बताएंगे कि वैश्विक निगरानी से बचने के लिए पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए तैयबा ने क्या नए हथकंडे अपना लिए हैं। आपको यह भी बताएंगे कि कहां एक विमान हादसे में एक सांसद सहित 15 लोगों की मौत हो गई है। होंगी और भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें, लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। राष्ट्रपति ट्रंप की ताजा धमकी के बाद गहराया ईरान संकट, कहा परमाणु समझौता नहीं होगा तो बहुत बुरा हमला। रूस की सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील, तुर्की की तनाव कम करने में मदद की पेशकश। ईरान पर कसता जा रहा है पश्चिम का शिकंजा, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी सूची में शामिल करेगा यूरोपीय संघ। हालिया प्रदर्शन के दमन के जवाब में एक्शन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की मुलाकात, संबंधों में सुधार पर जोर। जिनपिंग ने कहा रिश्तों में उतार चढ़ाव किसी के हित में नहीं। चीन ने दी ब्रिटिश नागरिकों को वीजा नियमों में ढील। यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर शक के घेरे में ज़ेलेंस्की के दावे। रूस ने कहा यूक्रेन की अमेरिकी सुरक्षा गारंटी के बारे में नहीं कोई जानकारी। यूक्रेन के मानवीय संकट पर ईयू की चेतावनी। और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं, जहां एक और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को उनकी बात नहीं मानने पर हमले की धमकी दे रहे हैं और उन्होंने ईरान के आसपास बड़े अमेरिकी सैन्य जमावड़े के भी आदेश दिए हैं। वहीं ईरान की भाषा भी अब काफी तल्ख हो गई है। ईरान की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि वो अमेरिका को कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। सेनाएं पूरी तरह अलर्ट पर हैं और उनकी उंगलियां हथियारों के ट्रिगर पर हैं। ये मामला लगातार भीषण युद्ध की ओर बढ़ता जा रहा है। कूटनीतिक बातचीत ही अब तनाव को कम कर सकती है, लेकिन ऐसा होने की संभावना काफी कम है। आइए पहले आपको ताजा घटनाक्रम पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। ईरान के आसपास बढ़ती अमेरिकी सैन्य गतिविधियां और बीच बीच में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के धमकी भरे तेवर और ईरान का झुकने से इनकार, ये बताने के लिए काफी है कि जंग तो तय है, बस इसे जायज ठहराने के लिए नियमों की कसौटी पर कारणों को मजबूती देने की तलाश की जा रही है। यही वजह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी प्रदर्शनकारियों की आजादी का मुद्दा बनाकर ईरान को धमकी देते हैं तो कभी परमाणु कार्यक्रम पर समझौता करने का अल्टीमेटम। दिलचस्प बात यह है कि खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर चुके हैं जून में किए भीषण हमले में ईरानी परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह तबाह किया जा चुका है। तो आखिर फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि वो जल्द से जल्द परमाणु समझौते के लिए बातचीत की दिशा में कदम आगे बढ़ाए या फिर अमेरिकी हमले के लिए पूरी तरह तैयार रहे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उम्मीद है कि ईरान जल्द ही बातचीत की टेबल पर आएगा और एक निष्पक्ष और सही डील करेगा। कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं, एक ऐसी डील जो सभी पक्षों के लिए अच्छी हो। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका का एक शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ा खाड़ी पहुंच चुका है। तो सवाल उठता है कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या वेनेजुएला की तरह रिजीम चेंज का कोई रास्ता ढूंढेगा। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि ईरान में शासन परिवर्तन करना वेनेजुएला की तुलना में कहीं अधिक जटिल होगा। दरअसल अमेरिका ने एक सैन्य अभियान के दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर जेल में डाल दिया। इसके बाद देश की सत्ता उपराष्ट्रपति के हाथ में चली गई। रूबियो ने कहा कि कोई नहीं जानता कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता को सत्ता से हटा दिया गया तो कौन सत्ता संभालेगा। ट्रंप की धमकी पर ईरान ने भी जोरदार पलटवार किया है और हमला होने की स्थिति में अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है।
सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के सलाहकार अली शमखानी ने बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिका की किसी भी सैन्य कार्रवाई के नतीजे में अमेरिका, इजराइल और उनका साथ देने वालों को निशाना बनाया जाएगा। वहीं विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरानी सेना किसी भी हमले का तुरंत और जोरदार जवाब देने के लिए तैयार है। उनकी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। मंगलवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान बातचीत की पेशकश कर चुका है, जिसे ईरान ने खारिज कर दिया। हालांकि ईरान का कहना है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन बराबरी के आधार पर जबरदस्ती और धमकियों से बात नहीं होगी। ईरान के रुख से साफ है कि खुले तौर पर कोई बातचीत नहीं हो रही है, और अगर ऐसा है तो युद्ध बहुत दूर नहीं। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रभु दयाल, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रभु दयाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। प्रभु दयाल जी, पहला सवाल यही है कि ईरान की ओर से भी और अमेरिका की ओर से भी जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उसको देखकर लग रहा है कि इलाके में आने वाले कुछ दिनों में कुछ बड़ी सैन्य घटनाएं हो सकती हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? पहले तो अपने शो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से इस रीजन में ईरान के इर्द गिर्द जो है, जो टेंशन बढ़ रहा है, उससे ये लग रहा है कि लड़ाई होने के चांसेस बहुत हाई हैं। अमेरिका का बहुत बड़ा मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है पर्शियन गल्फ में, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत धमकियां दी हैं, और उन्होंने कहा है कि अमेरिका अब आक्रमण करने जा रहा है। देखिए, अमेरिका ने एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एब्राहम लिंकन वहां भेजा जी। और साथ ही साथ कई एडिशनल डिस्ट्रॉयर्स भी भेजे हैं। इससे वो पूरी तरह से तैयारी करता दिख रहा है कि वो आक्रमण करे ईरान पे। अब देखिए, ईरान भी कोई ऐसा देश नहीं है जो कि चुप बैठे। ईरान ने भी धमकियां दी हैं कि वो जवाबी कार्रवाई करेगा और अमेरिका के जहां जहां बेसेस हैं उन पे अटैक करेगा। और साथ साथ ईरान ने ये भी कहा है कि अगर कोई देश जो उसके अड़ोस पड़ोस में है वो अमेरिका को एयर स्पेस यूटिलाइज करने देते हैं, तो उन देशों पर भी ईरान अटैक करेगा। तो इसकी वजह से सऊदी अरब, यूएई, कतर ने कहा है कि वो अपने एयर स्पेस को यूटिलाइज नहीं करने देंगे ईरान के ऊपर अटैक्स के लिए। लेकिन टेंशन बहुत बढ़ गया है, और जो आपने आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने कहा कि न्यूक्लियर इश्यूज पे बातचीत करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी पिछले साल जून में तो उन्होंने 3 न्यूक्लियर साइट्स को अटैक किया था, और अब की वो पूरी तरह से तबाही मचा देंगे ईरान के जो डिफेंस कैपेबिलिटी है और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पे, और ईरान को फौरन आके बात करनी चाहिए। लेकिन ईरान नहीं लग रहा कि कोई बातचीत करने को तैयार है। वो अमेरिका का जवाब देने के लिए कह रहा है। तो जैसा मैंने शुरू में कहा, टेंशन जो है बहुत आगे बढ़ गए हैं। ये प्रश्न उठ रहे हैं कि अमेरिका क्या चाहता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अमेरिका जो है रिजीम चेंज चाहता है। जैसे प्रभु दयाल जी, यहीं वेनेजुएला पर में आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि अमेरिका अगर वहां पर किसी तरह का कोई रिजीम चेंज वहां पर चाहता है, मान लीजिए कि वेनेजुएला की तरह खामनेई के खिलाफ कोई एक्शन वहां पर लिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी कौन वहां पर संभालेगा? क्योंकि वो पूरा का पूरा एक क्लेरिकल रिजीम है। अगर खामनेई नहीं रहेंगे तो फिर सेकेंड इन कमांड तो मौजूद है वहां पर। सही, लेकिन अमेरिका की तो ये कोशिश है कि पूरी तरह से ये जो इस्लामिक रिजीम है वो हट जाए और उसकी जगह एक न्यू रिजीम आए, वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पे हो। देखिए, बहुत कुछ पब्लिसिटी हुई है। जो पहले जो ईरान के रूलर थे रजा शाह पहलवी, उनके बेटे जो है क्राउन प्रिंस रेजा जिनको कहा पहलवी। जाता है, वो आगे आ रहे हैं और वो भाषण दे रहे हैं, कई बयान दे रहे हैं, जिससे लगता है कि अमेरिका उनको तैयार कर रहा है। लेकिन मेरे विचार में, देखिए, मैं ईरान में पोस्टेड रह चुका हूँ, वहां के लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि मोनार्की वापस आए।
वहां के लोग चाहते हैं कि जेन्युइन डेमोक्रेसी हो, जिसमें ह्यूमन राइट्स हो। अब देखिए, ईरान पे संकट बहुत आ गया है। एक तो जो उनकी इकोनॉमी है वो बिल्कुल नीचे गिरती जा रही है। सैंक्शंस अमेरिका ने लगाए हैं। जो तेल ईरान बेचता था उसके बेचने पे बहुत लगाम लगा दी गई है, वो बेच नहीं पा रहा है। जी। और जो वहां की करेंसी है रियाल, वो 1.5 मिलियन रियाल्स हो गई है $1 के मुकाबले। जब मैं वहां था तो $1 के 3000 रियाल थे, अब वो 1.5 मिलियन हो गए। तो आप सोचिए महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, लोग जो है बहुत परेशान है, इसीलिए बिल्कुल। वहां पर स्ट्रीट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अमेरिका ने बार बार ये कहा कि तुम लोग अपना प्रोटेस्ट करो, सहायता हम देने आ रहे हैं, हेल्प इज ऑन द वे। तो लोग इस उम्मीद में है कि अमेरिका कुछ करे जिससे उनकी जो ये संकट है ये कम हो। लेकिन मेरे विचार में अभी ये संकट खत्म होते नहीं लग रहे, टेंशन जो है वो बढ़ेगी। प्रभुदयाल जी, पश्चिमी मीडिया में जो पेंटागन के सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिका वहाँ पर कुछ ऐसी सैन्य कार्रवाई करना चाहता है, चाहे वो सरकार के संस्थानों पे या वहाँ की जो सेना है, IRGC है, उसके संस्थानों पे, ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं एक बार फिर बाहर निकलें और अपने संस्थानों पे, अपने देश के संस्थानों पे वो कब्जा कर लें। क्या ये संभव है वहाँ पर? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अमेरिका अगर हमला करता है तो प्रदर्शनकारी अमेरिका के खिलाफ ही उनका गुस्सा भड़क जाए? देखिए, ईरान की जनता पूरी तरह से बटी हुई है। आधे तो लोग आप ये समझ लीजिए कि रेजिम के सपोर्टर्स हैं और वो बड़े ताकतवर हैं। जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है वहाँ की, और जो आर्मी है, इस तरह के वहाँ जो बड़े हार्डलाइन इस्लामिक एलिमेंट्स हैं, वो पूरी तरह से खामेनेई के पक्ष में हैं, खामेनेई को सपोर्ट देते हैं और चाहते हैं कि इस्लामिक रेजिम कायम रहे। लेकिन साथ ही साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस्लामिक रेजिम को हटाना चाहते हैं। तो वहाँ के जो सिचुएशन है बड़ी डेलिकेट है इंटरनली, वहाँ बंटवारा है और हो सकता है जैसा आपने कहा प्रोटेस्ट दोबारा शुरू हो जाएं। और अगर ऐसा होगा तो क्या अमेरिका और आगे आके जो प्रोटेस्टर्स है उनकी सहायता करेगा, अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो सिचुएशन है वो टेंशन से भरी हुई है और खास तौर पे चिंता जो बढ़ रही है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच में लड़ाई छिड़ने जा रही है। देखिए, ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान जो है वो काफी ताकतवर देश है, उसके पास ठीक है। हथियार से वो लेस है और उसकी भी क्षमता है कि वो रिटेलिएटरी अटैक करेगा। तो कोई नहीं संक्षेप में सर, चाहता। अंतिम सवाल संक्षेप में बताइएगा, तुर्की जैसे देश हैं जो मीडिएट करना चाह रहे हैं, क्या ये कोई सफलता हासिल कर पाएंगे? तुर्की जैसे देश जो वहां पर अगर मध्यस्थता करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच में, भाई पहले मुझे ओमान कर उम्मीद है चुका कि है। शायद वो कुछ ऐसा कर पाए। लेकिन ट्रम्प साहब की जो नीति है, उनकी विचारधारा है, उनका सोचने का तरीका है, वो उससे ये नहीं लगता कि वो किसी की बात सुन लेंगे। उन्होंने जो ठान ली है वो करते हैं। बार ठीक है। बार हमने ये ऐसे ही देखा है। वेनेजुएला में जो उन्होंने किया वो इसी वजह से, क्योंकि वो ऐसा करना चाहते थे। तो अब ईरान के बारे में क्या करेंगे वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उनकी जो सोच है वो किस तरह से इवॉल्व होती है। लेकिन संकट का समय है और लड़ाई छिड़ने के बहुत ही अच्छे चांसेस हैं। ठीक है, प्रभुदयाल जी हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक। दिन भर की भाग दौड़ में जब आप रहते हैं खबरों से दूर, और जब आपको जानना हो एक दिन में कितना बदला देश, कैसी रही राजनीतिक हलचल, क्या है आज के वैश्विक मुद्दे, कितनी तेजी से दौड़ रही अर्थव्यवस्था, खेल के मैदान में कहां लहराया तिरंगा। न्यूज़लाइट में देखिए दिन भर की अहम खबरों का निचोड़ और उनका विश्लेषण हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। हाल के महीनों में अमेरिका के पूर्व सहयोगियों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख में परिवर्तन क्या आया,
कि वो देश भी अब अमेरिका के लिए बेवफा होने लगे हैं जो कभी अमेरिका के साथ मोहब्बत भरे रिश्तों की बात किया करते थे। अभी तक तो ये देश सिर्फ ट्रंप की नीतियों की बयानों में आलोचना कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने अमेरिका के धुर विरोधी देश चीन के साथ नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी है। ये नजदीकी अब मेल मुलाकातों तक पहुंच चुकी है। ताजा उदाहरण ब्रिटेन और कनाडा का है। आइए आपको इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ हम चर्चा करेंगे। कभी अमेरिका के अच्छे बुरे दिनों के अनिवार्य साथी रहे पश्चिमी देश अब नए दोस्तों की तलाश में हैं। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति और रवैये का अहम योगदान माना जा रहा है। दरअसल ब्रिटेन और कनाडा कभी चीन को लेकर आक्रामक हुआ करते थे, लेकिन अब ये दोनों देश चीन से हाथ मिलाकर अपनी आर्थिक मजबूती को नया रास्ता देने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिमी गठबंधन की स्थिति इतनी चिंताजनक हो चुकी है कि ये देश अपने पारंपरिक सहयोगियों का विकल्प तलाशने में जरा भी देरी कर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बाद अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर चीन की यात्रा पर पहुंचे। स्टारमर की पहली और किसी ब्रिटिश पीएम की 8 साल बाद ये बीजिंग की यात्रा है। अपनी यात्रा के मकसद को स्पष्ट करते हुए स्टारमर ने कहा कि चीन जिस तरह के आर्थिक मौके दे रहा है उसकी अनदेखी कर पाना ब्रिटेन के लिए मुमकिन नहीं होगा। उन्होंने गुरुवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। करीब 80 मिनट चली बैठक के दौरान स्टारमर ने कहा कि वो विकास और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बीजिंग के साथ प्रभावी संबंध स्थापित करना चाहते हैं। ये संकेत है कि चीन के साथ ब्रिटेन वर्षों पुराने तनावपूर्ण संबंधों को पटरी पर लाना चाहता है। औपनिवेशिक अतीत और समसामयिक संबंधों का भार दोनों देशों के संबंधों को तय करते रहे हैं। हांगकांग दोनों के संबंधों में कड़वाहट भरने का कारक रहा है, जिस पर कभी ब्रिटेन का नियंत्रण हुआ करता था। हांगकांग में चीन की राष्ट्रीय नीति, मानवाधिकार के मुद्दे, यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ खड़े होने का आरोप दोनों देशों के रिश्तों की रूपरेखा तय करते रहे हैं। इसके अलावा ब्रिटिश खुफिया एजेंसी चीन पर अपने बड़े नेताओं और अधिकारियों की जासूसी करने का आरोप लगाती रही है। इस तरह के मुद्दे और आरोप प्रत्यारोप सालों से दोनों देशों के संबंधों को दिशा देते आए हैं। इस बीच शी का आपसी विश्वास को स्थायी संबंधों की आधारशिला बताना रिश्तों में गर्माहट लाने का अहम बिंदु बन सकता है। हालांकि स्टारमर लगातार कहते रहे हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन के बीच सहयोग का इतिहास काफी समृद्ध और पुराना है, लेकिन यूरोपीय देशों के प्रति ट्रंप के रवैये ने यूरोप को अलग रास्ते तलाशने पर मजबूर कर दिया है। पिछले दिनों ईयू आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने हमें एक आजाद यूरोप की तरह काम करना होगा जैसे बयान देकर संकेत दिया कि अब वक्त आ गया है कि अमेरिका की छत्रछाया से निकलना ही होगा। वहीं कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने दावोस में कहा कि दुनिया की मिडिल पावर्स को एकजुट होकर बड़ी ताकतों के प्रेशर का मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि दुनिया की सुपर पावर्स अब व्यापार को हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगी हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि पश्चिमी देशों का चीन की तरफ बढ़ता हाथ विश्व व्यवस्था के टूटने की आहट तो नहीं है। प्रभु दयाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम जानेंगे। प्रभु दयाल जी, ये जो हमने रिपोर्ट दिखाई, अंत में हमने एक सवाल पूछा कि क्या विश्व व्यवस्था बदल रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखिए, ये विश्व व्यवस्था तो जरूर बदल रही है और उसका सबसे बड़ा कारण है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज। अमेरिका के क्लोज फ्रेंड्स और उसके एलाइज समझे जाने वाले देश जैसे ब्रिटेन, जैसे कनाडा, वो भी अब अमेरिका की पॉलिसी से तंग आ चुके हैं। खासतौर पे जैसे टैरिफ के थ्रेट्स लगाना और एक अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को अपनाना, जिससे दूसरे देशों के जो इंटरेस्ट है वो हर्ट होते रहे। तो इस वजह से कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने और कनाडा ने चाइना के साथ अपने जो रिश्ते हैं उनको ठीक करने की कोशिश की है, रीसेट करने की कोशिश की है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जब वॉशिंगटन इतना अनरिलायबल है तो वो चीन के साथ टेंशन्स पाल के क्यों रहे। वो टेंशन्स को खत्म करना चाहते हैं। और हमने देखा कि इसी महीने कनाडा और यूके ने दोनों ने ऐसे स्टेप्स उठाए कि सिर्फ बातें की ही नहीं, कुछ ठोस कदम उठाए जिससे
ये साबित हुआ कि ये दोनों देश चाइना के साथ कैसे अब अपने रिश्ते और अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो 14 से 17 जनवरी चीन के विजिट पे गए और ये शायद 8 साल बाद कोई ये दौरा हुआ है या और ज्यादा, जो कि लैंडमार्क विजिट कहलाया जा रहा है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े अचीवमेंट्स हुए। देखिए, कनाडा ने अपने टैरिफ्स चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसको ईवी कहते हैं, 100% से गिरा के 6.1% कर दिए। और साथ ही साथ चीन ने जो अपने टैरिफ्स लगाए हुए थे, उसने कनाडा के कैनोला सीड पे उसको 85% से कम करके सिर्फ 15% कर दिया। तो इससे ये साफ होता है कि वो दोनों साइड चाह रहे हैं कि हम जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे वो कम करें और ट्रेड को बढ़ावा मिले। एक तरफ सर, यहाँ पर सवाल ये है कि चीन के साथ जो दोस्ती है ये कितनी भरोसेमंद होगी, कितनी आगे जाएगी, क्योंकि खासकर अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन को तो कई सारी शिकायतें चीन से रहती हैं। लेकिन देखिए, ब्रिटेन ने भी बहुत से ऐसे कदम उठाए हैं जिससे ये लगता है कि वो कोशिश कर रहा है कि चीन के साथ जो टेंशन है वो खत्म। देखिए, एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम रही है कि लंदन में चाइना चाहता रहा है कि उसका एक बहुत बड़ा दूसरा हाई एम्बेसी बने। बिल्कुल उसको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है चाइना का, और अभी तक यूनाइटेड किंगडम उसको मंजूरी नहीं दे रहा था, लेकिन यूनाइटेड किंगडम ने अब मंजूरी दे दी है। और इससे ये जाहिर होता है कि जो यूके है वो चाहता है कि जो अड़चने हटे और साथ साथ ट्रेड बढ़े। सिक्योरिटी मामलों में भी दोनों कंट्रीज ने कुछ कोऑपरेट करने की कोशिश की। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो चाइना ने ये कहा है कि जो एक बोट इंजन दिए जाते थे चीन की तरफ से, वो क्रिमिनल गैंग्स इस्तेमाल करते थे माइग्रेंट्स को इंग्लिश चैनल क्रॉस कराने के लिए। अब चीन ने कहा कि ठीक है, हम ये बोट इंजन नहीं देंगे। तो चीन ने भी कुछ ऐसे कदम उठाए हैं यूके को सैटिस्फाई करने के लिए। दोनों साइड ये चाहती हैं कि रिश्ते अच्छे हों, क्योंकि जो अमेरिका पे से बहुतों का एतबार उठ गया। देखिए, मैं ये भी कहूंगा, इंडिया ने भी चाइना के साथ अपनी टाइज काफी हद तक रीसेट कर लिए हैं, और हमने ये कोशिश की जो हमारे टेंशन चाइना के साथ थे वो कम हो। ठीक है, तो दूसरे देश भी ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभुदयाल जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और महत्वपूर्ण और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। एक फरवरी को पेश होने वाले बजट से पहले आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। भारतीय अर्थव्यवस्था की इस आधिकारिक दस्तावेज के माध्यम से बीते एक साल की आर्थिक स्थिति का लेखा जोखा पेश किया गया। इकोनॉमिक सर्वे ने 2027 में जीडीपी ग्रोथ 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान लगाया है। लोकसभा में पेश इस आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि ग्लोबल अनिश्चितता के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूत वृद्धि दर बनाए रखी है। आपूर्ति पक्ष में विनिर्माण गतिविधियों में तेजी, मुद्रास्फीति में नरमी आई है, वहीं वित्तीय क्षेत्र की बैलेंस शीट मजबूत बनी है। संगठन अपने फंड जुटाने के तरीकों में लगातार विविधता ला रहे हैं, साथ ही वैश्विक निगरानी से बचने के नए नए रास्ते तलाश कर रहे हैं। ये संगठन मानवीय गतिविधियों, मस्जिदों, राहत बचाव अभियानों और युद्धों का सहारा लेकर दुनिया भर में धन इकट्ठा कर रहे हैं। हालिया रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद गाजा के लिए राहत सहायता के नाम पर धन जुटा रहा है। वहीं आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा वैश्विक निगरानी से बचने के लिए बैंक खातों की जगह सीधे डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फंड जुटाना शुरू कर चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे के बयानों के बीच पिछले सप्ताह दावोस में एक फ्रेमवर्क ऑफ द फ्यूचर डील की घोषणा के तहत वॉशिंगटन में अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे एक नियमित और सुव्यवस्थित प्रक्रिया बताया।
बुधवार को उत्तर पूर्वी कोलंबिया में हुए विमान हादसे में स्थानीय सांसद समेत विमान में सवार सभी 15 लोगों की मौत हो गई है। ये जानकारी सरकारी एयरलाइन सतेना ने दी। चीन ने म्यांमार की उत्तर पूर्वी सीमा पर धोखाधड़ी के अड्डे चलाने वाले एक कुख्यात माफिया परिवार के 11 सदस्यों को फांसी दे दी है। मिंग परिवार के सदस्यों को सितंबर में चीन के झेजियांग प्रांत की एक अदालत ने हत्या, अवैध हिरासत, धोखाधड़ी और जुआघर चलाने सहित विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराया था। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के प्रयासों के तहत रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय वार्ता रविवार को हो सकती है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि एक तरफ वार्ता की तैयारी चल रही है तो वहीं दूसरी ओर रूस यूक्रेन पर भीषण हमले करने की तैयारी कर रहा है। ज़ेलेंस्की के दावे के बाद रूस ने रात में यूक्रेन पर बड़ा ड्रोन हमला किया। जापोरिजिया इलाके में किए गए इस हमले में 3 लोगों के मारे जाने का दावा यूक्रेन की ओर से किया जा रहा है। वेनेजुएला की सेना और पुलिस ने अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के प्रति वफादारी का वचन दिया है। काराकास के फोर्टे ट्यूना सैन्य परिसर में बोलिवियन सेना की सैन्य अकादमी में आयोजित एक समारोह में रोड्रिगेज ने भाग लिया, जहां शीर्ष सैन्य और पुलिस अधिकारियों ने उनकी सरकार के प्रति अपनी वफादारी की घोषणा की। पुर्तगाल में तूफान क्रिस्टीन के कारण कम से कम 3 लोगों की जान चली गई। वहीं मध्य और उत्तरी पुर्तगाल के 8 लाख से अधिक निवासियों को बिजली के बिना रहना पड़ रहा है। सड़क और रेल यातायात भी बाधित हो गया। बाद में ये तूफान स्पेन की ओर बढ़ गया। किसी संभावित चीनी हमले से निपटने के लिए ताइवान की सेना ने गुरुवार को युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। इसमें समुद्र से चीनी हमले को विफल करने के लिए तट से दागी जाने वाली मिसाइलों, ड्रोन और तेज गति से चलने वाली गश्ती नौकाओं का इस्तेमाल किया गया।